नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद के बारे में बताऊंगा। तो बहुपद जो है एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। इनके दो चर और अचर मान होते हैं। चर यानी कि ABCD का Z तक की जो भी लेटर होती है, और अचर मान यानी कि 1, 2, √2, √3, √5, 1/2 ये सब जो है अचर मान होती है, जो कि अंक में होती है। इसी में एक आता है बीजीय व्यंजक। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद जो होते हैं, उन पद को है बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक चर और अचर पद जो है, इनके जो है यहाँ पर गुणन भी है, यहाँ पर योग भी है, और 9 अचर पद और 4 जो है ये चर जो है इनके गुणन। तो इनके जो योग हैं, इस तरह के अगर संयोग से बने जो रहेंगे पद, उनको जो है बीजीय व्यंजक कहेंगे। उसी तरह से एक और उदाहरण है, √5x प्लस √12y। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये बीजीय व्यंजक उदाहरण। नीचे देखिए बहुपद। बहुपद जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदीय में जो है एक पद आते हैं, जैसे कि x², x 2y, x या 2y या -5y। द्विपदीय में है जिनके 2 पद आते हैं, ये एक पद और ये दूसरा पद, तो ये जो है द्विपदीय में आते हैं। त्रिपदीय मतलब एक पद, 2 पद और 3 पद, ये जो है नीचे वाले पद होते हैं, तो ये त्रिपदीय में आते हैं। तो ये है जो त्रिपदीय का उदाहरण है। अब आगे चलिए, इसी में आते हैं रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात 1 के बहुपद को जो है हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है 3x - 2, तो यहाँ जो है x है, इसके ऊपर एक घात छिपा हुआ है, यानी कि इसके घात 1 है। तो इस तरह के घात को जो पद रहेंगे उनके रैखिक बहुपद कहेंगे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो इस तरह के जो है इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ भी बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ भी एक छिपा हुआ है। तो मतलब जिसके घात पर एक हो, यानी कि एक छिपा हुआ रहता है, यानी कुछ भी नहीं हो, तो वो जो है रैखिक बहुपद में जाएगा, यानी एक घात वाले पद रैखिक बहुपद में जाते हैं। अगला है द्विघात बहुपद। कहने का मतलब है कि घात 2 के बहुपद को जो है हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिया हुआ है, जैसे y का घात 2 है -5, तो ये घात 2 वाले हैं, तो इसको जो है द्विघात बहुपद कहेंगे। इन घातों को देखना है, जिनके घातों की अधिकतम संख्या 2 रहेगा उनको द्विघात बहुपद जो है हम लोग बोलेंगे। तो यह है द्विघात बहुपद का उदाहरण। अगला चलिए, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग त्रिघात बहुपद उन्हें कहते हैं जिनके घात 3 हो, यानी घात 3 के बहुपद को जो है हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर देखना है तो देखिए, जिनकी घातों की अधिकतम संख्या 3 होगा, घात ऊपर की होती है, तो जिसके घातों की संख्या 3 होगा वो है त्रिघात बहुपद। यहाँ भी देखिए, इनके घातों की संख्या 3 है, यानी कि जिनके घातों की अधिकतम संख्या 3 होगा वो जो है त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ है √2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें जो है 2 घात भी है, 3 घात भी है। तो घातों की अधिकतम संख्या देखना है, अधिकतम संख्या अगर 3 है तभी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ये जो है त्रिघात बहुपद हो गया। अब कुछ जो है प्रश्नावली 2.1 के लिए जो है इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी है। जैसे इस तरह का रहेगा, तो आपको यहाँ समझना है कि x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना शून्य देगा। तो 2.1 में जो है इसी तरह के सवाल आएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि x अक्ष देखिए, ये लाइन जो है x अक्ष होता है, तो इस लाइन में जितने भी कट बिंदु मिलेंगे वही जो है शून्यक होता है। तो चलिए अब आगे,
अब यहाँ देखना है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। इसमें व्यापक समीकरण जो है, एक व्यापक समीकरण आता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ पर 0 पर गया तो ये जो है द्विघात समीकरण हो जाते हैं। ये जो है द्विघात समीकरण होता है। अगर 0 को हटा दिया जाए तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि अगर बराबर के बाद 0 लग गया तो द्विघात समीकरण कहाएगा। अगर बराबर के बाद 0 नहीं लगा, इस तरह के अगर रहा तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद इस तरह का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर अगर 0 लग गया तो द्विघात समीकरण हो गया। तो ये जो है a और b का जो है गुणांक होता है। कब? अगर जब a बराबर जो है डज नॉट इक्वल 0, यानी a का मान 0 नहीं रहेगा तब। अगर a का मान 0 हो गया तो वो जो है द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ax² और bx, तो ये a और b जो है वो x का गुणांक है और c जो है अचर पद है। यहाँ पर आपको समझना है कि ये और ये जो है वो जो है x का गुणांक है और c जो है वो हमेशा अचर पद में रहता है। अब नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कुछ शून्यकों की जांच करने के लिए सूत्र है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा से इसको सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है -b/a। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को इसको जो है अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, इससे जो है शून्यकों का गुणनफल को सूचित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है c/a। तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है शून्यकों की जांच के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल इंटू, तो इसका जो सूत्र होता है c/a। अब चलिए प्रश्नावली 2.1 पर। तो प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो कि नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? px, यानी कि x अक्ष पर जो है वो कटान बिंदु यानी कि शून्यकों की संख्या देखना है। तो x अक्ष इस पे है, तो अभी ही बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब x अक्ष पर कटे हुए कटान बिंदु रहेगा वही शून्यकों की संख्या रहेगा। तो यहाँ देखिए x अक्ष जो है इस पे कोई कटान बिंदु नहीं है, सिंपल है, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x अक्ष की कटान बिंदु x अक्ष पे जो है एक बार कट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x अक्ष, ये x अक्ष है, इस पे कटान बिंदु कितनी है? 1, 2 और ये 3, तो इसकी शून्यकों की संख्या जो है 3 हो जाएगा। अब नीचे आइए, इसका जो है कटान बिंदु देखिए x अक्ष का बोल रहा है तो इसलिए x अक्ष पर ही ध्यान देंगे, y वाले पे नहीं, क्योंकि x अक्ष का पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। तो x अक्ष पे कटान बिंदु जो है 1 और 1 2, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पे x अक्ष पे 1 2 3 और ये 4 बार कट रहा है, इसकी कटान बिंदु 4 यानी कि शून्यक 4 हो जाएगी। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या जो है 3 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये प्रश्नावली 2.1 का जो है सारा प्रश्न हल हो गया है। तो ऐसे आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं।